नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा चल रहा है। इस बीच 28 वीडियोस हमारी वन लाइनर माध्यम में आ चुकी हैं, जिसमें हमने डिटेल वाइज वन लाइनर माध्यम से ही परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज को खत्म करने का प्रयास किया है। बहुत जल्द आप लोगों को ये सीरीज खत्म होने के बाद थ्योरी सेशन में एंटर होने का मौका मिलेगा और उस पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल वाइज, केवल वो परीक्षावाणी ही नहीं रहेगी बल्कि हिस्ट्री अगर देखेंगे तो अजय रावत सर की बुक के हिसाब से देखेंगे, और अन्य जो चीज़ें हैं तो वो राजेंद्र बलौजी जी की बुक के हिसाब से देखेंगे। उस तरीके से हम लोग चलेंगे, तो आप लोग हमारे इस प्लेलिस्ट से ज़रूर जुड़ें, इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और ऋषिगंगा टू का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, अलकनंदा और ऋषिगंगा टू का जो संगम है वो आपका बद्रीनाथ में होता है। दोस्तों, एक और चीज़ बताऊँ मैं, अगर अलकनंदा जो नदी है, अगर अलकनंदा नदी के किनारे बसे जो शहर हैं अगर उनकी बात करें तो दोस्तों देखिएगा, जो अलकनंदा नदी है उसके सामने हमारा बद्रीनाथ तो है ही है, लेकिन उसके बाद माणा भी है, गोविंद घाट है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, श्रीनगर है, पांडुकेश्वर और जो गौचर शहर है, ये शहर हमारे अलकनंदा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। अब दोस्तों, ऐसे ही उत्तराखंड के अन्य नदियां भी हैं जिनकी नदियों के सामने बसे हुए और भी शहर हैं। अगर उनके बारे में अगर बात करेंगे तो टोटल आज का जो वीडियो है वहीं पर रह जाएगा। मैं बात करूँगा जैसे ही जो नदियाँ आएंगी तो उनके सामने जो हमारे बसे शहर हैं उनके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। तो दोस्तों, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा, अब पूर्वी धौलीगंगा की बात नहीं कर रहा है, पश्चिमी धौलीगंगा की बात कर रहा है, जो आपके धौलाधार यानी कि कुनकुन श्रेणी से जो निकल कर आती है आपके, उस धौलागंगा की, उस धौलीगंगा की बात हो रही है, पश्चिमी धौलीगंगा की। तो दोस्तों, इन दोनों का ही जो प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग में हमारा देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, सोन प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों, सोन प्रयाग में बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी का संगम देखने को मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर बात करूँ मैं मंदाकिनी नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके बारे में, तो केदारनाथ है, अगस्त्यमुनि है, तिलवाड़ा है, ऊखीमठ है, गुप्तकाशी, रामबाड़ा, गौरीकुंड, भटवारी और सीतापुर नामक जो शहर हैं, ये आपके मंदाकिनी नदी के तट पर बसे हुए शहरों के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलकनंदा और गरुड़गंगा के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, अलकनंदा और गरुड़गंगा नदी के संगम पर जो स्थित है वो पेनखंडा नामक स्थान है, जो कि चमोली जनपद में देखने को मिलता है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा यानी कि हेमगंगा के संगम पर है। तो दोस्तों, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर हमारा गोविंद घाट देखने को मिलता है। मैंने जैसे कि आपको इससे पहले जब अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में बात की थी तो मैंने गोविंद घाट की भी बात की थी। अगर पर्टिकुलरली गोविंद घाट की नदियों के संगम पर बसा है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है, तो अलकनंदा के साथ लक्ष्मण गंगा का नाम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भागीरथी और आकाशगंगा का संगम होता है। तो दोस्तों, भागीरथी और आकाशगंगा का जो संगम है वो आपके गोमुख में होता है। गोमुख उत्तरकाशी में इसका स्थान देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर बसे हुए जो शहर हैं उनके बारे में, तो दोस्तों लंका नामक जो शहर है जो कि उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, ये भी आपका भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। गंगनानी जो आपका है, गंगनानी भी आपका भागीरथी नदी के तट पर ही बसा हुआ शहर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखें तो दोस्तों मनेरी जो है, आप लोगों ने देखा होगा मनेरी भाली जो परियोजना है वो भी भागीरथी नदी पर है। तो ये मनेरी नामक जो शहर है ये भी आपका भागीरथी नदी के तट पर देखने को मिलता है। भटवाड़ी है, सुखा झाला है, और उत्तरकाशी हरसिल हो गया, चिन्यालीसैंण है, डुंडा और गणेश प्रयाग और पुरानी टिहरी जो है वो दोस्तों आपके भागीरथी नदी के तट पर बसे हुए शहरों में से देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा, भागीरथी और केदार गंगा का संगम है। तो दोस्तों, भागीरथी और केदार गंगा का जो संगम है वो आपका गंगोत्री पर देखने को मिलता है। केदार गंगा दोस्तों आपकी केदारताल से निकलती है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान पर किन नदियों का संगम होता है, तो दोस्तों उत्तरकाशी के जो लंका नामक स्थान है वहाँ पर भागीरथी और जाह्नवी नदी यानी कि जिसको जाड़गंगा के रूप में भी जाना जाता है, इन दोनों का संगम वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अगर बात करेंगे भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम कहाँ पर है, तो दोस्तों हरसिल, भागीरथी जो है वो हरसिल जो शहर है हमारे उसके तट पर बसा है भागीरथी के। तो अगर पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षिल किन नदियों के संगम पर बसा है, तो दोस्तों कभी कभी आपका भागीरथी ना पूछ के जलंधरी भी बोल देता है, तो जलंधरी और भागीरथी नदी के तट पर बसने वाला जो शहर है वो हर्षिल के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे भागीरथी और हिरण्यहरणी का संगम है। तो दोस्तों हत्याहरणी जो नदी है इसका जो संगम है वो मकुआ के निकट होता है, उत्तरकाशी जनपद में। भागीरथी और भिलंगना का संगम है। तो दोस्तों भागीरथी और भिलंगना का जो संगम है वो आपके गणेश प्रयाग टिहरी में देखने को मिलता है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है। तो दोस्तों पूर्वी नयार और जो पश्चिमी नयार है,
अगर इनके संगम की अगर बात करें तो दोस्तों इनका संगम हमारे सतपुली नामक स्थान पर होता है, जो निकट पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमारा पड़ता है। गंगा और चंद्रभागा का संगम कहाँ पर होता है? दोस्तों गंगा और चंद्रभागा का जो संगम है वो हमारा ऋषिकेश में देखने को मिलता है। आप लोगों को ये भी बताया गया होगा कि ऋषिकेश में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो चंद्रभागा के रूप में भी पूछी जाती है। दो टाइप से इसमें क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगर गंगा के सामने बसने वाले जो शहर हैं, खासकर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँगा तो दोस्तों जैसे हरिद्वार है, हमारा ऋषिकेश है, इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। कनखल है, कोडियाला है, शिवपुरी है, देवप्रयाग हो गया, मुनि की रेती और जो चीला है, ये आपके गंगा नदी के सामने तट पर बसने वाले जो शहर हैं उसमें से देखने को मिलते हैं। मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर है तो दोस्तों अगस्त्य मुनि है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जनपद में हमारा पड़ता है। तो धूलगाड़ और मंदाकिनी के संगम पर अगस्त्य मुनि हमारा देखने को मिलता है। मंदाकिनी और अल सतरंगिणी का संगम है तो दोस्तों ये आपका सूर्यप्रयाग में देखने को मिलता है। सूर्यप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगा। सरयू व गोमती का संगम कहाँ पर होता है? दोस्तों सरयू और गोमती का जो संगम है ये आपका बागेश्वर जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों सरयू नदी के तट पर बसे जो शहर हैं बैजनाथ, बागेश्वर और कपकोट जो शहर हैं ये आपके सरयू नदी के तट पर बसे हुए देखने को मिलते हैं। गोमती और गरुड़गंगा का संगम पर है तो दोस्तों गोमती और गरुड़गंगा का जो संगम है वहाँ पर बैजनाथ जो तीर्थ है वो देखने को मिलता है, जो कि बागेश्वर जनपद में हमारा पड़ता है। पनार नदी व सरयू का संगम होता है तो दोस्तों पनार नदी और जो सरयू का संगम है यह आपके काकड़ी घाट नामक शहर पर होता है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। काली और कटिपानी गाड़ का संगम होता है तो दोस्तों काली और कटिपानी गाड़ का जो संगम है वो तालेश्वर में होता है। तालेश्वर में आपके दो चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है आपको, एक अल्मोड़ा एक पिथौरागढ़। तो दोस्तों जब कटिपानी गाड़ बोलेगा तो आप लोग इसको पिथौरागढ़ ही आंसर करेंगे। अगर वहीं बात करूँ मैं दोस्तों काली के संगम पर बसे हुए जो शहर है अगर उनके बारे में, तो गुंजी है, जिप्ती है, तवाघाट है, धारचूला है, टनकपुर है और जो बनबसा नामक शहर है ये हमारी काली नदी के तट पर बसे हुए शहरों में से जाने जाते हैं। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। अब दोस्तों सरयू और पूर्वी रामगंगा का कह रहा है तो रामेश्वर तीर्थ पर होता है। रामेश्वर तीर्थ में हमारा पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ही हमारा पड़ता है। काली और सरयू का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों काली और सरयू का जो संगम है ये पंचेश्वर में होता है। काली को सर्वाधिक मात्रा में जलराशि देने वाली जो नदी है वो भी आपकी कौन जानी जाती है? तो ये भी आपकी सरयू के रूप में जानी जाती है। अगर दोस्तों सरयू के अगर संगमों की अगर मैं बात करूँ तो सरयू नदी का जो गोमती नदी से संगम होता है वो बागेश्वर शहर में होता है। बागनाथ मंदिर के आसपास का जो संगम है वो देखने को मिलता है। और सरयू नदी का पनार नदी से काकड़ी घाट में होता है। सरयू नदी का पूर्वी रामगंगा से जो संगम है वो रामेश्वर तीर्थ में होता है। और सरयू नदी का खीर गंगा से जो आपका संगम होता है वो कपकोट नामक शहर में देखने को मिलता है, जो कि बागेश्वर जनपद का ही एक शहर के रूप में जाना जाता है। विधानसभा क्षेत्र भी वहाँ का देखने को मिलता है। तो देखिएगा लदिया और राटिया नदी का संगम कहाँ पर है? तो दोस्तों लदिया और राटिया नदी का जो संगम है ये मीठा रीठा साहिब पर है। मीठा रीठा साहिब दोस्तों ये आपका चंपावत जनपद में हमारा देखने को मिलता है। रूपिन और सुपिन का संगम कहाँ पर है? तो दोस्तों रूपिन और जो सुपिन है इसका संबंध अगर देखें, इसका जो संगम है वो नेटवाड़ क्षेत्र देखने को मिलता है। नेटवाड़ उत्तरकाशी में रूपिन और सुपिन को देखने को मिलता है। रूपिन और सुपिन को दोस्तों इसको श्यूनशो और कैन्यूर गाड़ के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिएगा यमुना और रिखनाड़ नदी का संगम है तो दोस्तों लाखामंडल किस नदी के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यमुना के अन्य उन संगमों की बात, अगर जिनके संगम पर यमुना के संगम पर बसे हुए जो शहर हैं अगर उनकी अगर बात करें तो दोस्तों लाखामंडल है, नैनबाग है, नौगांव हो गया, डामटा है, डांग पत्थर हो गया, जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी नामक जो स्थान है वो आपके यमुना नदी के तट पर बसे हुए शहरों में से जाने जाते हैं। कालसी में संगम होता है तो दोस्तों कालसी में यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। टोंस की भी दो धाराएं हमारी देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारी हिमाचल के डोडराक्वाड़ क्षेत्र से निकलती है तो दूसरी धारा हमारी स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से निकलती है। तो वो दोनों ही धाराएं कौन सी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जागेश्वर धाम जटागंगा नदी के तट पर स्थित देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछा भी गया है। पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी का संगम कहाँ पर है? तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी का जो संगम है वो भिकियाछाण में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी इससे पहले एक बार बना हुआ है तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। पश्चिमी रामगंगा और विनो नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये आपका बूढ़ा केदार में देखने को मिलता है। विरमा, विनो और गगास ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं। तो विनो जो उसकी सहायक नदी है, इन दोनों का जो संगम है वो बूढ़ा केदार में देखने को मिलता है। दुगड्डा में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों दुगड्डा में आपका लंगूरगाड़ हो गया और जो सिलगाड़ है, इन दोनों ही नदियों का संगम देखने को मिलता है।
गंगा और सोंग नदी का संगम होता है। तो रायवाला में दोस्तों गंगा और सोंग नदी का संगम देखने को मिलता है। सोंग की दो सहायक नदियाँ भी हैं, सिसवा और बाली, और सिसवा की दो सहायक नदियाँ हैं, रिस्पन्ना और बिंदाल। तो आप लोग इनको भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर तक की बातों को पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसको भी ज़रूर याद रखेंगे। नैनीताल की खोज किसने की? दोस्तों नैनीताल की खोज करने वाला जो आपका खोज करता था वो सीपी बैरन के रूप में जाना जाता है। 1841 में इनके द्वारा इसकी खोज करी जाती है। और जो वहाँ पर उस समय के लिए शासन कर रहा था, नूर सिंह थोकदार के रूप में जिसको जाना जाता था, उसके ऊपर बंदूक तानने के बाद जो नैनीताल छकाता क्षेत्र था उस पर अधिकार इनके द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है। और अगर देखें तो दोस्तों खोज करने का श्रेय उससे पहले भी मान लिया जाता है कि ट्रेल के द्वारा उससे पहले नैनीताल की खोज कर ली गई थी। लेकिन अगर आप आंसर अगर आपको जब करना होगा तो आप लोग सीपी बैरन ही वहाँ पर आंसर करेंगे। 1841 ही आपका आंसर माना जाएगा, इससे पहले आयोग के द्वारा वही मान लिया गया है। फिर देखिएगा नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी है, इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है वो नैना पीक या फिर चाइना पीक के रूप में आपकी जानी जाती है। दोस्तों नैना पीक या चाइना पीक की हाइट कितनी है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। स्कंद पुराण में किस झील को त्रिऋषि सरोवर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों नैना झील को हमारा स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के रूप में जाना जाता है। नैना झील का तात्पर्य इससे है क्योंकि यहाँ पर जो माता सती है उनके नयन यानी कि उनके नयन गिरने से, आँख गिरने से एक कुंड की स्थापना हुई है, ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसको नैना झील के रूप में भी जाना जाता है। फिर देखिएगा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो भीमताल है। अगर सबसे बड़ा ताल कहेगा तो आप लोग भीमताल को बोलेंगे, त्रिभुजाकार आकार इसका देखने को मिलता है। अगर सबसे गहरा ताल बोलेगा तो आप लोग नौकुचिया ताल उसको आंसर करेंगे। अच्छा दोस्तों कभी कभी आपको भीमताल की गहराई भी पूछ ली जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा 26 मीटर भीमताल की गहराई देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है तो आप लोग नौकुचिया ताल याद करेंगे। दोस्तों नौकुचिया ताल की 9 कोने देखने को मिलते हैं और एक बार में जिसने 9 कोनों को देख लिया उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अगर नौकुचिया ताल की बात करें तो दोस्तों इसकी गहराई अगर देखें तो 40 मीटर मानी जाती है। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं की सबसे गहरी जो ताल है उसका श्रेय भी इसको दिया जाता है। कुमाऊं में पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरीके के अगर फैक्ट अगर कहीं से बनते हैं तो आप लोग उसको जरूर याद रखेंगे कि अगर कुमाऊं में पुष्कर तीर्थ और हर की पैड़ी के समान जो महत्व रखने वाला ताल है उसको नौकुचिया ताल के रूप में जाना जाता है, या फिर इसके अन्य नाम जो है वो सनत कुमार सरोवर के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों बैजनाथ झील है, जो कि आपकी गोमती नदी पर बनाई गई। अच्छा कब बनाई गई थी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2016 आप लोग आंसर करेंगे। यानी कि कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील ये पूछा जाता है, इससे पहले एक बार पूछ लिया गया है कब बनाई गई थी, आप लोगों से यही पूछा गया था। बैजनाथ झील इसका नाम है और गोमती नदी पर है, 2016 में इसको बनाया गया था। गिरिताल कहाँ है? तो दोस्तों गिरिताल हमारे उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल आकृति वाला झिलमिल ताल कहाँ है? दोस्तों 2 तालें हैं जो आपकी इंपोर्टेंट देखने को मिलती हैं। चंपावत जनपद से हमारी 2 ही तालें हैं, एक तो झिलमिल ताल है, दूसरी हमारी श्यामला ताल देखने को मिलती है। अगर बात करें तो दोस्तों जो श्यामला ताल है वहाँ पर आपके सफ़ेद कमल के पुष्प को खिलने के बातें भी कही जाती हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों गोल आकृति वाला जो झिलमिल ताल है वो आपका चंपावत में है। अगर आप लोगों से झिलमिल आरक्षित क्षेत्र अगर कहा जाएगा तो आप लोग फिर कहाँ करेंगे? हरिद्वार जनपद करेंगे। वहीं आप लोगों से अगर झिलमिल गुफा कहेगा तो आप लोग फिर उसको पौड़ी आंसर करेंगे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं कि अगर झिलमिल ताल कहता है तो चंपावत करेंगे, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र कहेगा तो हरिद्वार आप लोग आंसर करेंगे, और झिलमिल गुफा अगर की बात करेगा तो आप लोग पौड़ी को आंसर करेंगे। फिर देखिएगा चंपावत के किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है? तो दोस्तों विवेकानंद आश्रम जो है वो श्यामला ताल के आसपास देखने को मिलता है। विवेकानंद अगर यहाँ पर कब आए थे? तो दोस्तों 1901 में यहाँ पर आते हैं और कुछ दिन उनका प्रवाह यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या दोस्तों अगर बात करेंगे चंपावत के अगर मायावती आश्रम के आसपास, मायावती आश्रम ही के वो आते हैं उस समय के लिए, और मायावती आश्रम में अगर धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब करी जाती है? तो दोस्तों 1903 में की जाती है। और वहीं अगर मायावती आश्रम की स्थापना कब की जाती है? तो 1899 में उसकी स्थापना देखने को मिलती है। ये तीनों ही चीज़ें आप लोग यहाँ से जरूर याद रखेंगे। अब देखिएगा किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो दोस्तों ये आपके जल निकासी के लिए तड़ाक ताल से 5 सुरंगें बनी हुई हैं, जिसमें से अभी 3 जो सुरंगें हैं वो कार्य नहीं करते हैं, केवल 2 ही सुरंग जो हैं वो अभी कार्य उसमें करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा द्रोण ताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका द्रोण ताल है या फिर गिरी ताल है ये आपके उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिलते हैं। नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो दोस्तों जो आपका नल दमयंती ताल है इसका आकार पंचभुजाकार के रूप में देखने को मिलता है। और राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जो जनपद है वो कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जो जनपद है वो चमोली जनपद देखने को मिलता है। दोस्तों नल दमयंती ताल आपका नैनीताल जनपद में होगा, और सर्वाधिक झीलों वाला जो जनपद है तो आप लोग
चमोली आंसर करेंगे। अगर कुमाऊँ का सर्वाधिक झीलों वाला नगर अगर आपसे कहेगा तो आप लोग नैनीताल को आंसर करेंगे। अगर उत्तराखंड की अगर बात रखेगी कि राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन सा है, तो आप लोग फिर चमोली को आंसर करेंगे। देखिएगा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल हमारा कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका सहस्त्र ताल देखने को मिलता है, जो कि आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे कौन से ताल दो कटोरी नुमा है जिन्हें भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, तो दोस्तों महासर ताल को कहा जाता है। महासर ताल और सहस्त्र ताल की ताल को ही भाई बहनों का ताल के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसका ही सही आंसर होगा। आप लोग दोनों को ही याद रखिएगा, सहस्त्र ताल और महासर ताल ये दोनों ही हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ते हैं। फिर देखिएगा किस ताल का पानी लाल है, तो दोस्तों किस ताल का पानी लाल है, ये बासुकी ताल का है। बासुकी ताल कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्तों ये भी आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलता है। किस ताल के समीप पर्यटक को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ये मंसूर ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलता है। शत्रुताल कहाँ है, तो दोस्तों शत्रुताल जो हमारा खतलिंग ग्लेशियर है उसके निकट देखने को मिलता है, और शत्रुताल हमारा जहाँ से भिलंगना का उद्गम होता है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो टिहरी गढ़वाल जनपद में भी शत्रुताल होगा, आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है, तो दोस्तों फाचकंडी बयाताल है। इसका जो ताल है वो सदैव उबलता रहता है, ऐसा माना जाता है। तो उत्तरकाशी में फाचकंडे बयाताल का काफ़ी महत्व देखने को मिलता है। एग्जाम में इससे पहले ये काफ़ी बार बना हुआ क्वेश्चन है कि किस ताल का पानी सदैव उबलता रहता है, तो दोस्तों फाचकंडी बयाताल आप लोग याद करेंगे। इससे पहले भी क्वेश्चन बने हैं, आगे भी क्वेश्चन बनने की इससे काफ़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।